हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज मनीष। आज मैं लेकर आया हूँ छत्तीसगढ़ ओपन स्कूल का फरवरी असाइनमेंट। विषय है भूगोल, ज्योग्राफी, कक्षा 12वीं। अगर आप स्टूडेंट को वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करें, शेयर करें। जो स्टूडेंट नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आपको इतिहास का भी असाइनमेंट हमारे चैनल के माध्यम से प्रोवाइड किया जाएगा, तो आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखें। आपको सब असाइनमेंट हमारे चैनल के माध्यम से प्रोवाइड किए जाएंगे। तो चलिए प्रश्न क्रमांक पहला को देखते हैं। भौतिक भूगोल की उपशाखा का वर्णन कीजिए। ये सारा चीज़ मैं हिंदी और इंग्लिश में समझाने वाला हूँ, तो आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर इसका PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसके लिए आप ज्वाइन कर ले maaparmeshwari.blogspot.com पर। साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। इन सब चीज़ों को आप फॉलो करें। तो चलिए वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं। भौतिक भूगोल की उपशाखा का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द सब ब्रांचेस ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। तो इसका आंसर है, पहला पॉइंट है एस्ट्रोनॉमिकल जियोग्राफी। तो एस्ट्रोनॉमिकल जियोग्राफी क्या होता है? It studies the celestial phenomena which concern the Earth's surface, particularly Sun, Moon and planet of the solar system। तो यहाँ पर हम लोग इनमें किन चीज़ों को इंक्लूड करते हैं? सूर्य, चंद्रमा और सौरमंडल के ग्रहों को शामिल किया जाता है खगोलीय भूगोल के अंतर्गत। दूसरा है भू आकृति विज्ञान। जियोमॉर्फोलॉजी क्या होता है? इट इज़ कंसर्न विद द स्टडी ऑफ लैंड फॉर्म on the earth surface. It includes origin and development of landform through erosional, transpirations and deposition process of water, wind and glacier। तो यहाँ पर हम लोग किसकी अध्ययन करते हैं? जल, वायु और हिमानी अपरदनात्मक, परिवहनात्मक और निपेक्षात्मक कार्यों द्वारा स्तर रूपी उत्पत्ति एवं विकास को इंक्लूड किया जाता है। अगला पॉइंट है बच्चों, जलवायु विज्ञान। जलवायु विज्ञान क्या होता है? तो जलवायु विज्ञान वायुमंडलीय दशाओं और संबंधित जलवायविक और मौसमी परिघटनाओं का अध्ययन किया जाता है। वायुमंडलीय संगठन, जलवायविक प्रदेशों तथा मौसमों आदि का अध्ययन किया जाता है। क्लाइमेटोलॉजी क्या होता है? तो क्लाइमेटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एटमॉस्फेरिक कंडीशन रिलेटेड क्लाइमेट्स एंड वेदर फिनोमिना। उसके बाद अगला है बच्चों समुद्र विज्ञान। तो समुद्र विज्ञान ओशियनोग्राफी क्या होता है? तो इट इज कंसर्न विद द स्टडी ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ ओशनिक फॉर्मेट कंपोनेंट्स एंड प्रोसेस रिलेटेड टू ओशियन फ्लोर, डेप्थ करंट, कोरल्स, रीफ्स एंड कॉन्टिनेंटल ड्रिप्स etc। इन सब चीज़ों का अध्ययन किया जाता है समुद्र विज्ञान के अंतर्गत। उसके बाद है सैलों का आर्थिक महत्व को बताइए। इम्पोर्टेंस ऑफ रॉक, राइट द इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ रॉक। तो मृदा सैलों से प्राप्त होती है। मृदा से मानव के लिए भोजन प्राप्त होता है। इसके साथ साथ विभिन्न कृषि उत्पादों से उद्योग धंधों के लिए कच्चा माल भी प्राप्त होता है। उसके बाद अगला पॉइंट है बच्चों भवन निर्माण कार्य होता है। ये सामग्री सैलों से प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से प्राप्त होती है। जैसे सैले ही सभी प्रकार के भवनों की सामग्री का एकमात्र क्या होता है? स्रोत होता है, सोर्स होता है। ग्रेनाइट, नीस, बलुआ पत्थर, संगमरमर और स्लेट आदि का मकान बनाने में भारी मात्रा में प्रयोग किया जाता है। यानी कि बिल्डिंग मटेरियल में इस पॉइंट को इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों खनिजों के स्रोत होते हैं, मिनरल सोर्सेज होते हैं। तो मिनरल्स आर द फाउंडेशन ऑफ द मॉडर्न सिविलाइजेशन। मेटालिक मिनरल्स प्रोवाइड ऑल मेटल्स रैंकिंग फ्रॉम वेरी प्रेशियस गोल्ड, प्लैटिनम, सिल्वर, कॉपर टू एल्यूमिनियम एंड आयरन। दिस मेटल्स आर ऑब्टेन फ्रॉम डिफरेंट रॉक्स। जो खनिज आधुनिक सभ्यता की आधारशिला होता है और इसके अंतर्गत धात्विक खनिज के विभिन्न सैलों पाए जाते हैं। जैसे कि हो गया प्लैटिनम, सोना, मूल्यवान खनिज पदार्थ पाए जाते हैं।
उसके बाद है ईंधन। ईंधन फ्यूल के अंतर्गत क्या आ जाएगा? फ्यूल इन द फॉर्म ऑफ कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड न्यूक्लियर मिनरल्स आर डेराइव्ड फ्रॉम डिफरेंट रॉक्स। ईंधन क्या होता है? कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस महत्वपूर्ण खनिज ईंधन के क्या होते हैं? स्रोत होते हैं। परमाणु ऊर्जा भी ईंधन के रूप में हमें विभिन्न प्रकार की सेलों से प्राप्त होती है। अगला पॉइंट है बच्चों, अगला क्वेश्चन है, मानव के लिए महासागरों का महत्व के विषय पर संक्षिप्त निबंध लिखिए। तो महासागर क्या होते हैं? हमारे पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंस भाग होता है। ये मनुष्य तथा उनके क्रियाकलापों पर पूर्ण रूप से प्रभाव डालता है। मानव के लिए महासागर खाद्य पदार्थ तथा अन्य मूल्यवान वस्तुओं के लिए हमेशा एक बड़े स्रोत रहे हैं। कई उद्योगों के लिए कच्चा माल यहीं से प्राप्त होता है। मछली और अन्य समुद्री जीव जंतु मनुष्य के भोजन का एक महत्वपूर्ण भाग है। महासागर अनेक प्रकार की उपयोगी धात्विक तथा अधात्विक खनिजों के भंडारण करते हैं। आज ऊर्जा के भूखे विश्व में खनिज तेल की सबसे अधिक मांग है। खनिज तेल के विशाल भंडार उत्तरी सागर, दक्षिणी कैलिफोर्निया, भूमध्य सागर, फारस की खाड़ी, अरब की सागर से बंबई हाई में पाए जाते हैं। साधारण नमक भी किससे पाया जाता है? समुद्र के जल से ही प्राप्त होती है। इस प्रकार ये मनुष्य के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है। इस तरह से इसके पॉइंट को बता सकते हैं। वी आर वेल अवेयर दैट ओशियन कवर्स अबाउट 71% द अर्थ सरफेस। They form a major part of an environment and have a overwhelming influence of humans and his activities। तो ये सारे पॉइंटों को आप इंक्लूड कर सकते हैं। जो मेन पॉइंट है, सारा चीज़ों को मैंने हिंदी में एक्सप्लेन कर लिया है। आप उसके इंग्लिश को अच्छे तरीके से देख लो और इन सब चीज़ों को समझकर अपने असाइनमेंट में कंप्लीट कर सकते हो। ये सारा पॉइंट्स है। जो समुद्र में क्या मिलता है? नमक की प्राप्ति होती है। जो समुद्र में जो जीव जंतु होते हैं यानी कि एक दूसरे का उपभोग करते हैं, इस तरह से इम्पोर्टेंस रखता है। अगला टॉपिक है बच्चों, अपक्षय किसे कहते हैं? अपक्षय के विभिन्न प्रकारों के नाम लिखे। व्हाट इज अ वेदरिंग? नेम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेदरिंग। तो यहाँ पर क्या होता है? धरातली शैलों का जो विघटन होता है मुख्य रूप से मौसम के तत्वों के प्रभाव का ही परिणाम होता है। तापमान, कोहरा, बर्फ मौसम के प्रमुख तत्व होते हैं। वैसे ही उनका अपक्षय प्रारंभ हो जाता है। धरातल की शैलें जैसे ही मौसम के तत्वों के संपर्क में आता है तो उनका अपक्षय प्रारंभ हो जाता है। अपक्षय एक क्या होता है? स्थानीय प्रक्रिया होता है। इसके टाइप्स देखते हैं तो भौतिक अपक्षय एक होता है, फिर रासायनिक अपक्षय होता है। तो इन सारे पॉइंट्स को आप इंक्लूड कर सकते हैं और अपने असाइनमेंट कॉपीज पर लिख सकते हैं। अगला पॉइंट है फिर जैविक अपक्षय। तो जैविक अपक्षय क्या होता है? वनस्पति, जीव जंतुओं और मनुष्यों के द्वारा होता है। पेड़ पौधों के द्वारा सेलों में भौतिक और रासायनिक दोनों प्रकार का क्या होता है? अपक्षय होता है। पेड़ पौधों की जड़ें होती है जो सेलों से जोड़ों से क्या हो जाती है? घुस जाती है। समय समय के साथ जड़ें लंबी और मोटी होती जाती हैं। तो क्या क्या होता है इसमें? वेदरिंग इज द जनरल टर्म अप्लाइड टू द कंबाइंड एक्शन ऑफ ऑल प्रोसेस दैट कॉज रॉक टू डिसइंटीग्रेट फिजिकल एंड डिकम्पोज केमिकली बिकॉज ऑफ एक्सप्लोर नियर द अर्थ सरफेस थ्रू द एलिमेंट्स ऑफ वेदर। Among these elements, temperature, rainfall, frost, fog, ice are the important ones। तो इसके टाइप्स है फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग्स। इन सब चीज़ों पॉइंट को आपको लिखना है। बायोटिक वेदरिंग्स क्या होते हैं? जैविक। इन सब चीज़ों के बारे में आपको अच्छे से मेंशन करना है। जितना चीज़ें जानते हैं उन सारे चीज़ों को आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। इस तरह से एक पर्टिकुलर पॉइंट बनाते हैं तो आपके असाइनमेंट में अच्छे मार्क्स प्राप्त होंगे। नेक्स्ट है बच्चों, प्रेट द्वारा प्रतिपादित पृथ्वी के भू संतुलन की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द एक्सोस्टैटिक्स बैलेंस ऑफ द अर्थ एज प्रॉस्पर्ड बाय प्रेट। तो यहाँ पर प्रेट ने विभिन्न ऊंचाइयों के भूभागों को भिन्न भिन्न घनत्व पर माना है। ऊंचे भूभाग का घनत्व क्या होता है? कम होता है, जबकि कम ऊंचाई वाले भूभागों का अधिक।
तो दूसरे शब्दों में बोले ऊंचाई और घनत्व में क्या होता है, विपरीत संबंध होता है। यदि कोई ऊंचा स्तंभ है तो उसका घनत्व कम होगा, अगर कोई स्तंभ छोटा है तो उसका घनत्व क्या होगा, अधिक होगा। इसको सही मानते हुए उन्होंने स्वीकार किया, एक्सेप्ट किया कि विभिन्न ऊंचाइयों के सभी स्तंभों की क्षतिपूर्ति अध्य स्तर की एक नई निश्चित गहराई पर हो जाती है। इस प्रकार से एक सीमा रेखा खींच दी जाती है जिसके ऊपर विभिन्न ऊंचाइयों का समान दबाव पड़ता है। Pratt considered land blocks of various heights to be different in the terms of their density. The taller landmass has lesser density and smaller height features to be denser. In other words, there is an inverse relation between, यहाँ पर inverse relation होता है हाइट एंड डेंसिटी में, जो जहाँ पर होता है टॉलर लैंड मास होता है, लेसर डेंसिटी एंड स्मॉलर हाइट फीचर्स होता है टू बी डेंसर। तो इन सब टॉपिक्स को आप अच्छे से समझ लें और इन सब के आधार पर अपने असाइनमेंट को अच्छे से पूरा करें। असाइनमेंट के लिए आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। इसी तरीके से आप लोग परफॉर्म करते रहिए। तो थैंक यू और वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। थैंक यू।